नमस्कार, पटेल ट्यूटोरियल के सीएनए सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करंट के कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। जैसे 2023 में नोबेल पुरस्कार कौन कौन प्राप्त किए हैं और इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं सीएनए का पहला सीरीज। सबसे पहले हम लोग नोबेल पुरस्कार के बारे में जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार किनके नाम पर दी जाती है। तो यह अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दी जाती है। अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट की खोज करता है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं कि डायनामाइट के खोजकर्ता कौन है। तो अल्फ्रेड नोबेल है। होता यह है कि 1895 में वसीयतनामे पर ये कहते हैं कि जो भी मेरी धनराशि है ऐसे लोगों को प्रदान किया जाए जो समाज के प्रति कुछ अच्छे कार्य करते हो, उनको पुरस्कार के रूप में यह धनराशि वितरित की जानी चाहिए। तो 1895 में वसीयतनामे में ये लिखते हैं। 1900 में नोबेल फाउंडेशन की गठन की जाती है और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से प्रारंभ होता है। ध्यान रखिएगा, 1901 से नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ होगा। 1900 में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना होती है। 1895 में वसीयतनामे में ये कहते हैं कि मेरी जो संपूर्ण धनराशि है वो ऐसे लोगों को वितरित की जाए पुरस्कार के रूप में जो समाज के लिए अच्छे कार्य करते हो। प्रारंभ में नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में प्रदान किए जाते थे। जो छठवां क्षेत्र जो अर्थशास्त्र है, ये 1968 में इसको सम्मिलित किया जाता है। 1968 में सम्मिलित करते हैं। अब वर्तमान में 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार वितरण किया जाता है। अब ये हम जानते हैं कि ये 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो शुरुआत में हमको 5 क्षेत्र दिए जाते थे। वो है एक भौतिकी, फिजिक्स, रसायन, केमिस्ट्री, चिकित्सा, मेडिसिन, उसके बाद शांति, पीस और साहित्य, लिटरेचर। 1968 में अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स को सम्मिलित किया गया है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारे जो 6 क्षेत्र हैं, वो 6 क्षेत्रों में जो नोबेल पुरस्कार है उसको कौन कौन सा इंस्टीट्यूट प्रदान करता है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक इकोनॉमिक्स, 3 नाम याद रखिएगा। ध्यान रखिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। इसको रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा प्रदान की जाती है। कौन कौन सा? एक आपका फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक इकोनॉमिक्स। इसको आपका जो रहेगा रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा प्रदान की जाती है। चिकित्सा जो है वो कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट प्रदान करता है। इसी के साथ शांति जो पीस है वो नॉर्वे के नोबेल कमेटी के द्वारा प्रदान की जाती है। और साहित्य जो है, लिटरेचर है, वो स्वीडिश एकेडमी के द्वारा प्रदान की जाती है। ये ध्यान रखना है। तो ये जो 6 क्षेत्र हैं उसके बारे में आप ध्यान रखें। इसके बाद जो नोबेल पुरस्कार का जो प्रारंभ है वो हम जानते हैं कि 1901 में प्रारंभ होता है। इसमें एक स्वर्ण पदक दी जाती है, एक डिप्लोमा दी जाती है और मौद्रिक राशि के रूप में प्रदान की जाती है। ध्यान रखिएगा, सबसे काफी महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो शांति है, शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक, काफी महत्वपूर्ण है। बाकी जो 5 आपके जो शेष नोबेल पुरस्कार बच गए वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के द्वारा प्रदान की जाती है। तो ये आपके शुरुआत में लिखा गया है कि एक स्वर्ण पदक, एक डिप्लोमा, एक मौद्रिक पुरस्कार दिया जाता है प्राप्तकर्ता को। ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है कौन सा? शांति पुरस्कार। और बाकी जो नोबेल पुरस्कार है वो स्टॉकहोम में दिया जाता है, स्वीडन में दिया जाता है। आया बात समझ में? अब सबसे काफी महत्वपूर्ण पॉइंट यह होता है कि जो नोबेल पुरस्कार है वो अधिकतम 3 लोगों को ही प्रदान किया जा सकता है। लेकिन खास बात ये देखिएगा कि ये मरणोपरांत के बाद नहीं दिया जाता। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण है अधिकतम 3 लोगों को। तो हम कोई क्षेत्र के बारे में अगर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले को पढ़ेंगे तो या तो सिंगल नाम हो सकते हैं, या डबल नाम हो सकते हैं, या ट्रिपल नाम हो सकते हैं। उसके से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है।
तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि 2023 में कौन कौन नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्राप्त किए, उसको ट्रिक के माध्यम से हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में किनको मिला है, ये देखते हैं। तो हम कैसे याद करेंगे? तो अर्थशास्त्र जो इकोनॉमिक्स है, अगर हम इसकी बात करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इकोनॉमिक्स मतलब समझ लो कुल मिलाकर के पैसा। और हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा पैसे में अगर ज्यादा वैल्यू किसका है? गोल्ड का है, सोने का है। तो आप ये याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र में अगर 2023 में आपको प्राप्तकर्ता पूछा जाए तो उनके नाम का चयन करना जिनके नाम में गोल्ड शब्द का प्रयोग हो। गोल्डीन, गोल्डीन याद रखिएगा। क्लाउडिया गोल्डीन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बहुत ट्रिक के माध्यम से पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ये महिला श्रम बाजार के क्षेत्र में इनको यह पुरस्कार दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, वुमेन्स आपका लेबर मार्केट के क्षेत्र में इनको क्या किया जाता है? नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कौन है? क्लाउडिया गोल्डीन। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में किनको पुरस्कार प्राप्त होता है। तो आप देख रहे हैं कि नोबेल पुरस्कार दे रहे हैं, तो हम साहित्य के क्षेत्र में देंगे तो वो ऐसे व्यक्ति को देंगे जो एकदम अपना मतलब जान लगा दे लिखने में, आया बात समझ, लेखन शैली उनकी इतनी अच्छा हो कि अपने आप को पूरी तरीके से फंसा दे उसमें। अब मैंने दो वर्ड बोला कि साहित्य क्षेत्र में हम उनको नोबेल पुरस्कार देना चाहेंगे जो अपना जान लगा दे या अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर दे, फंसा दे। तो जान लगा देने के कारण जॉन याद रखना, अपने आप को फंसा देना फांसे याद रखना। जॉन फांसे जो होगा वो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट अपना नोबेल पुरस्कार देखते हैं, वो कौन सा है आपका? तो शांति का नोबेल पुरस्कार। शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करते हैं। ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ और उनके मानव अधिकार एवं स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, उनका नाम है नरगिस मोहम्मदी। उन्होंने महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रही और इसी के कारण नरगिस मोहम्मदी को नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। अब याद कैसे करना है तो ध्यान से समझिएगा। मान लो महिलाएं जो है वो पीड़ित है किसी क्षेत्र में, तो ऐसा लगेगा कि ये हमारा क्षेत्र जो है ना वो नर्क के समान है। कोई तो ऐसा होता कि इस नर्क से हमको बाहर निकाल दे। तो याद रखिएगा, नरक से बाहर निकालने का काम कौन कर रही है? नरगिस कर रही है, ध्यान रखिएगा। तो याद रखिएगा, काफी ट्रिक के माध्यम से महिलाएं अपने आप को कब सोचेगी कि नर्क में है? जब वो महिला पीड़ित हो। तो महिला के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई, कौन उठाई? नरगिस मोहम्मदी। तब महिला अपने आप को शांत समझेगी कि हाँ मैं अब शांति हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। आया बात समझ में? इसलिए शांति के क्षेत्र में नरगिस मोहम्मदी को याद रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट अपना नोबेल पुरस्कार देखते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में। तो इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। देखिएगा, जब अगर कोई पालतू पशु हो या कोई जानवर जो है हमें क्षति पहुंचा देता है, काट लेता है, तो हम क्या सोचते हैं कि हमें जल्द से जल्द उपचार कराना चाहिए। हम मेडिसिन लेते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं उपचार के लिए। तो इसी ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करने का प्रयास करेंगे। उपचार क्यों करा रहे हैं? क्योंकि हमारे शरीर में जहर ना फैले। तो ध्यान रखिएगा, जहर ना फैले, तो जहर शब्द बोल रहा हूं, तो जहर को ही हम और क्या बोलते हैं? विष बोलते हैं। तो चिकित्सा के क्षेत्र में एक जो आपके नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है उसके नाम में विष शब्द आएगा, विषमैन। याद रखिएगा, क्या नाम? विषमैन याद रखिएगा। तो ड्रीव्यू विषमैन कहते हैं, ड्रीव्यू विषमैन याद रखना है। दूसरा, कोई पालतू पशु काट ले, तो पालतू पशु के रूप में हम जैसे देखें तो डॉग हो गया, कैट हो गया, है ना, बिल्ली हो गया। तो इस आधार पे हम लोग उसी को एक हिंट बनाते हैं। इसका उद्देश्य केवल याद कराना है
किसी के मान सम्मान को गिराने के लिए नहीं किया जा रहा है। आपके एग्जाम में ट्रिक के माध्यम से ये क्लिक कर जाए, केवल यही दृष्टिकोण से ट्रिक के माध्यम से हम याद कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, नाम में क्या आएगा? कैट। जब कैट नाम आएगा तो समझ जाना, और विसमैन आएगा तो वो किस में आएगा? चिकित्सा में आएगा। तो कैटालिन कारिको एवं ड्रीव्यू विसमैन जो है, उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रदान किया गया है। ये एमआरएनए जो याद रखिएगा मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड के लिए न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन पर उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए दिया गया है। कोविड-19 के समय में इनका काफी बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसलिए कैटालिन कारिको एवं ड्रीव्यू विसमैन को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। याद हुआ? ठीक। अब हम लोग 4 पढ़ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा कौन सा? आपका रसायन के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में हम देखते हैं कि किनको किनको प्रदान किया गया है। तो अभी हम लोग देखे थे कि अधिकतम 3 लोग को होना चाहिए, तो देखो 3 नाम दिख पा रहे हैं आपको। तो अब हम इसको कैसे याद करें, तो ये भी याद रखना है। देखिएगा, आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद कराता हूं। बीच में आपने एक सुना होगा कि मैगी नहीं खाना है, मैगी पे बैन लगा हुआ है। ठीक। तो हम क्योंकि उसमें लेड की उपस्थिति था, इसलिए वो थोड़ा सा आप चर्चित के विषय में बना हुआ था मैगी। अब तो लोग उसे खाने लगे हैं, तो ध्यान से समझिएगा। उसी को हम ट्रिक बनाते हैं, ध्यान रखना है। तो मैगी नहीं खाना है, तो हम किससे पूछें? तो हम लोग एक यूज करते हैं, जैसे हम लोग एलेक्सा यूज करते हैं ना, तो एलेक्सा से पूछते हैं मैगी खाने के बाद क्या करें। ठीक है, इस तरीके से। तो एलेक्सा जवाब देता है कि मैगी खाने के बाद ब्रश करना है। क्या करना है? मैगी खाने के बाद ब्रश करना है। कौन कहता है? एलेक्सा कहता है। तो आप देखिएगा कि जब मैगी बोलेंगे तो मौंगी जी बावेड़ी, आया बात समझ में? मौंगी जी बावेड़ी, ये एक हो गया। मैगी से मौंगी याद रखिए। ब्रश से लुइस ई ब्रूस याद रखिएगा, और एलेक्सा से एलेक्सी याद रखना है। एलेक्सी आई एकिमो। आया बात समझ में? बहुत आपको हिंट बस तो चाहिए। मैगी में लेड आया, तो लेड किससे संबंधित है? केमिस्ट्री से संबंधित है, समझ लो। तो मैगी वाला जो ट्रिक होगा वो केमिस्ट्री में जाएगा। एलेक्सा से पूछते हैं तो एलेक्सा कहते हैं कि मैगी खाने के बाद ब्रश करना है। ध्यान रखिएगा, मौंगी जी है मैगी से, फिर लुइस ई ब्रूस है ब्रश से, और एलेक्सा से एलेक्सी आई एकिमो है। आया बात समझ में? क्लियर? क्वांटम डॉट्स के कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को मिला है। तो भौतिकी के क्षेत्र में भी 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो आइए देखते हैं कि वो 3 कौन कौन है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले। तो इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। देखिएगा, जो एक महिला है एनी, एनी की शादी होती है और वो प्यार से क्या लेंगी? फेरे लेने का काम करती है। ठीक। अब नाम ही से लग रहा है एनी, अंग्रेज टाइप से लग रहा है कि एग्जाम्पल। तो उनके शादी विवाह में तो फेरा नहीं होगा ना। तो अब ये देखिएगा कि एनी जो है वो प्यार से क्या लेंगी? फेरे लेंगी। ठीक है, मतलब एनी फेरे लेती हैं प्यार से। तो प्यार की जगह पियरे याद रखना है, पियरे। और एनी एल हुलियर याद रखें, एनी से। फेरे से फेरेंस क्राउज याद रखिएगा, और पियरे से पियरे एगोस्टिनी याद रखना है। बहुत आसान ट्रिक है। एनी फेरे लेती हैं प्यार से, तो एनी एल हुलियर, फेरेंस क्राउज, और उसके बाद कौन है? तो पियरे एगोस्टिनी है। इसे एटो सेकेंड पल्स विकास को जन्म दिया था इन्होंने। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता का सीधा निरीक्षण करने के कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो आइए हम लोग जो 6 नाम देखे वो उसे भी हम थोड़ा सा याद कर लेते हैं। तो ये 6 नाम में पहला कौन सा क्षेत्र हम लोग पढ़े? तो आप देखिए चिकित्सा,
चिकित्सा से हम लोग कोई भी रैंडमली याद करते हैं। चिकित्सा में आप देख पाएंगे तो बताएंगे कि पालतू पशु के लिए आपका काटेगा या कुछ नुकसान पहुंचाएगा, जहर फैल जाएगा, तो हमको चिकित्सा कराना है। तो एक नाम पढ़े थे हम लोग, कैटालिन कारिको और ड्रिब्यू विस्मैन, ऐसे याद रखना है, ये ट्रिक को याद रखना है पढ़ाने का उद्देश्य। दूसरा, अगर हम अर्थशास्त्र देखते हैं तो अर्थशास्त्र में मैंने बताया मतलब कुल मिलाकर के अर्थशास्त्र मतलब पैसा, पैसा मतलब कीमती चीजें। कीमती चीज कौन ज्यादा, कौन? गोल्ड। तो नाम में आएगा गोल्डीन, गोल्डीन, क्लाउडिया गोल्डीन नाम है। आया बात समझ में? तीसरा, शांति के अगर क्षेत्र में देखें तो शांति के क्षेत्र में शांत कब महसूस करेंगे? जब लगेगा उनको कि हमारे मानव अधिकार के लिए कोई बात कर रहे हैं। ठीक, तो याद रखिएगा कौन किए थे? नरगिस मोहम्मदी, नरक से निकालने का काम की थी नरगिस मोहम्मदी। आया बात समझ में? कौन सा हो गया? तीसरा। चौथा कौन सा हो गया? रसायन। रसायन में मैं आपको बताया था, एलेक्सा से पूछना है कि मैगी खाने के बाद क्या करना है, तो ब्रश करना है, तो माउंगी जी आएगा मैगी से। ब्रश से लुइस ब्रूस आएगा, ठीक है। और एलेक्सा से एलेक्सी याद रखना है, एलेक्सी आई एकिमो। आया बात समझ में? क्लियर। पांचवा, साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य में उन्हीं को नोबेल पुरस्कार मिलेगा जो अपने आप के जान को झोंक देगा। ठीक, तो जॉन फांसे। आया बात समझ में? और छठवा कौन सा? फिजिक्स मतलब भौतिकी के क्षेत्र में यदि हम याद करेंगे तो भौतिकी के क्षेत्र में मैंने बताया था इनी जो है वो फेरे लेंगी किससे? प्यार से, तो पियरे, पियरे फेरेंस और एनी एल हुलियर। आया बात समझ में? क्लियर। तो ये 2023 में जो प्राप्त करता है नोबेल पुरस्कार उसका आसान से ट्रिक है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारे करंट बिंदु हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। 1913 में उन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और प्रथम भारतीय महिला के रूप में मदर टेरेसा थी। 1979 में इन्हें शांति के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में याद रखिएगा अमर्त्य सेन को पुरस्कार, आपका नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्लियर हुआ? तो चलिए अब हम नेक्स्ट हमारा जो करंट का टॉपिक है उसको लेकर के चलते हैं, जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट थे। नोबेल पुरस्कार 2023 बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हम ट्रिक के माध्यम से याद किए हैं। अब हम लोग आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का जो आयोजन होता है वो 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक किया जाता है। कुल 10 टीम इसमें भाग लेती हैं और ये आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का जो आयोजन है वो हमारे देश भारत में होता है। इसलिए आपको पूछा जाएगा किस देश में आयोजन किया गया, तो भारत में आयोजन किया जाता है। इनका थीम जो होता है वो दिल जश्न बोले प्रीतम द्वारा लिखित होता है, याद रखिएगा, दिल जश्न बोले। क्लियर है? अब याद रखिएगा कि इसमें विजेता कौन थे और उप विजेता कौन है। तो विजेता जो है वो ऑस्ट्रेलिया बनी और उप विजेता के रूप में भारत देश हमारा बना। ठीक, ऑस्ट्रेलिया ये आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 को जीतकर 6वीं बार वर्ल्ड कप विजेता बनी है। ऑस्ट्रेलिया एवं भारत का जो फाइनल मुकाबला हुआ वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ था। क्लियर? आइए इसके बारे में कुछ और हम इंपॉर्टेंट तथ्य को पढ़ने का प्रयास करते हैं। इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में विराट कोहली को प्रदान किया गया है। सबसे ज्यादा विकेट मोहम्मद शमी के नाम पे दर्ज की गई है। चेस करते हुए वर्ल्ड कप में पहला दोहरा शतक ग्लेन मैक्सवेल के नाम पर दर्ज की गई है। सभी को याद होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि टाइम आउट होने वाले प्रथम बल्लेबाज वो कौन है? एंजेलो मैथ्यूज है। अब ये टाइम आउट होने वाले प्रथम बल्लेबाज, तो ये टाइम आउट क्या है?
तो ध्यान से समझिएगा, जब कोई बल्लेबाजी कर रहा है, कोई बैट्समैन है और वो आउट हो जाता है, तो जो नया बैट्समैन आएगा उसको बॉलर की अगली गेंद 3 मिनट के भीतर खेलना होता है। लेकिन आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में ये जो समय अवधि था वो 2 मिनट निर्धारित किया गया था और एंजेलो मैथ्यूज हैं, उनको अगली गेंद खेलने के पहले ही 2 मिनट पूर्ण हो चुका था, जिसे बांग्लादेश के कप्तान ने अपील किया कि भाई समय अवधि बीत चुका है, टाइम आउट के लिए अपील किया गया और टाइम आउट की अपील करने के बाद एंजेलो मैथ्यूज को बिना कोई बाल खेले ही आउट करार दिया गया। इसलिए ये पूरे इतिहास में अभी तक टाइम आउट नहीं हुआ था, इसलिए टाइम आउट होने वाले प्रथम बल्लेबाज के रूप में कौन है, आपका प्रथम खिलाड़ी के रूप में कौन है, तो एंजेलो मैथ्यूज है। भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली ने भी आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में कुछ उपलब्धि हासिल की है। तो आइए उस उपलब्धियों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो विराट कोहली जो है वो 11 पारियों में 765 रन बनाए हैं, जिनमें 3 शतक और 6 अर्धशतक शामिल है, जिनमें 3 सेंचुरी और 6 हाफ सेंचुरी शामिल है। इनके नाम में सर्वाधिक चौके मारने के भी रिकॉर्ड सम्मिलित हुए हैं और सबसे काफी महत्वपूर्ण बात यह कि इन्होंने वनडे कैरियर में सचिन तेंदुलकर जी का रिकॉर्ड भी इन्होंने तोड़ा है। उनके नाम में 49 सेंचुरी दर्ज थी, जिन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक मारकर अपना 50वां आपका शतक के रूप में विराट कोहली ने पूरा किया है। इसके कारण सर्वाधिक शतक 50वां कोहली के नाम पर दर्ज किया गया है और सबसे तेज जो वर्ल्ड कप में शतक बनाने वाले हैं वो ग्लेन मैक्सवेल है। आया बात समझ में, क्लियर हुआ? तो ये था हमारा कौन सा आईसीसी वर्ल्ड कप 2023। अब हम लोग देखने वाले हैं, नेक्स्ट है जो हमारा अंडर 19 विश्व कप का आयोजन। अंडर 19 विश्व कप का आयोजन जो आपके लिए पेपर में पूछा जा सकता है, काफी महत्वपूर्ण है। ये श्रीलंका में आयोजित होना था, परंतु इसे आईसीसी ने अब श्रीलंका से साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में स्थानांतरित कर दिया गया है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अंडर 19 विश्व कप का आयोजन कहां होगा, तो अब साउथ अफ्रीका आंसर लगाएं, दक्षिण अफ्रीका आंसर लगाएं। इसमें कुछ नए नियम भी लागू होने वाले हैं, जैसे शॉट क्लॉक क्या है होता है, ध्यान रखिएगा। अभी आपको मैंने थोड़ा देर पहले टाइम आउट के बारे में पढ़ाया, वैसे ही समय अवधि के लिए शॉट क्लॉक नए नियम के रूप में अब लागू हो जाएंगे। अब ये शॉट क्लॉक क्या होता है, तो आइए समझते हैं। जब कोई बॉलर जो है वो अपना ओवर कंप्लीट करता है, तो जो नया बॉलर आएगा उसे 60 सेकंड के भीतर बॉल फेंकना अनिवार्य है। आया बात समझ में? मतलब समय अवधि निर्धारित कर दिया गया कि 60 सेकंड के पहले आप अपना पहला गेंद फेंक लो। क्लियर? यदि ऐसा नहीं हो पाता और ये पूरे पारी में 3 बार हो, ऐसा 3 बार, आया बात समझ में? जो 60 सेकंड से अवधि ज्यादा ले लेता है और ये पूरा 3 बार अगर हो जाता है, तो सामने वाली टीम को 5 रन एक्स्ट्रा पेनाल्टी के रूप में दी जाती है। आई बात समझ में? तो यही शॉट क्लॉक का नियम जो है वो लागू होगा। इस नियम के अनुसार मैच के दौरान नया ओवर 60 सेकंड के भीतर शुरू करना होगा। यदि मैच के दौरान ये 3 बार नया ओवर 60 सेकंड के भीतर शुरुआत करने में यदि असफल हो जाते हैं, तो उन्हें 5 रन की अतिरिक्त पेनाल्टी का सामना करना पड़ेगा। मतलब आगे वाली टीम को 5 रन का फायदा मिल जाएगा। आया बात समझ में? शॉट क्लॉक किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है, याद रखिएगा। और इसी में आईसीसी ने भी कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की थी कि जो महिलाएं क्रिकेट टीम है, महिलाओं क्रिकेट में ट्रांसजेंडर को अब मौका नहीं मिलेगा। ट्रांसजेंडर अब नहीं खेल पाएंगे महिला क्रिकेट में। आया बात समझ में? ये आपका आईसीसी के द्वारा नियम बनाया गया है। अब इसके बाद में हम लोग काफी महत्वपूर्ण चर्चित है बैलन डी पुरस्कार 2023। बैलन डी पुरस्कार जो है वो फुटबॉल से संबंधित है, सबसे महत्वपूर्ण, याद रखिएगा।
इसमें बैलन डी पुरस्कार के रूप में 2 पुरुष एवं महिला को प्रदान किया गया है। और आप सभी जानते हैं कि वो खिलाड़ी कौन सा है। लियोनेल मेसी जो है उनको बैलन डी पुरस्कार पुरुष में प्रदान किया गया है। और याद रखिएगा एताना बोनामती जो है उसे महिला वर्ग में बैलन डी पुरस्कार दिया गया है। ये फुटबॉल से संबंधित पुरस्कार है और काफी महत्वपूर्ण पॉइंट, अब तक लियोनेल मेसी को 8 बार बैलन डी पुरस्कार प्रदान कर चुके हैं। 8 बार। आया बात समझ में क्लियर? काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। इसी के अलावा आप ये भी याद रखिएगा कि आपका डूरंड कप हो गया, ठीक है, रोवर्स कप हो गया, रोवर्स कप, ठीक है, और आपका संतोष ट्रॉफी हो गया। ये सब जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। आया बात समझ में? क्वेश्चन पूछ देता है डूरंड कप किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं जो काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 37 राष्ट्रीय खेल 2023। ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन हो सकता है कि 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहां किया गया था, तो गोवा में किया गया था। अब जो 38वां राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन जो आपके आगामी पेपर के लिए पूछा जा सकता है, तो वो उत्तराखंड में होगा। ये भी याद ध्यान रखिएगा। 37वां गोवा में हुआ है, 38वां जो होगा वो कहां होगा आपका, कहां होगा? उत्तराखंड में होगा। अब आइए हम इसके बारे में कुछ तथ्य पढ़ते हैं जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें 43 खेल शामिल हुए। 43 खेल। आया बात समझ में? टोटल खेल कितना है आपका? कुल खेल शामिल 43 है। इसमें जो थीम था वो गेट सेट गोवा था। आया बात समझ में? जो आपका थीम था वो गेट सेट गोवा था। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है। ये 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक खेला जाता है। छत्तीसगढ़ का स्थान इसमें 28वां स्थान प्राप्त होता है, क्योंकि जो आपका टोटल 20 पदक प्राप्त करेंगे, जिसमें 2-2, 16 के रूप में ये पदक प्राप्त होता है। क्लियर है? 2 गोल्ड होगा, 2 सिल्वर होगा और 16 ब्रॉन्ज आपका मेडल प्राप्त होते हैं। इस आपका दृष्टिकोण से 28वां स्थान प्राप्त होता है छत्तीसगढ़ को। पहला स्थान जो है वो महाराष्ट्र को प्राप्त होता है। 37वां राष्ट्रीय खेल में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को प्राप्त हुआ, तो महाराष्ट्र को प्राप्त होता है। दूसरा सेवाएं होंगे और तीसरा हरियाणा को मिलता है। आया बात समझ में? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आयोजन गोवा में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक, आगे अब हम देखते हैं। यहां पर देखिए लिखा है 38वां राष्ट्रमंडल 2024 का आयोजन उत्तराखंड में होगा। क्लियर है? आगे नेक्स्ट देखते हैं। विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप किनको मिला है, तो पंकज आडवाणी जी को मिला है। यह खिताब उन्होंने 26 बार जीत चुके हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 2003 में इसे पहली बार ये खिताब हासिल हुआ था। अब तक 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स आपका चैंपियनशिप इन्होंने जीता है। क्लियर है? अब हम लोग नया जो हमारे लिए चर्चित विषय है वो है टेंटलम धातु की खोज। हालांकि मैं आप लोग को टेंटलम धातु के बारे में पॉइंट टू पॉइंट जो सीरीज होता है वो आपको विस्तृत रूप से बता चुका हूं, लेकिन इसमें और हम कुछ देख लेते हैं कि क्या है। टेंटलम धातु एक रेयर मेटल होता है, दुर्लभ धातु होता है, जिसकी बहुत ज्यादा कीमत होती है। और ये जो है कहां पाया गया है, तो ये सतलज नदी के जो रेत के कण है उनमें उपस्थित होने के साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं IIT रोपड़ ने। और इसके बाद ये प्रतिक्रिया तेज हो गई है कि टेंटलम धातु जो है इतना ज्यादा जब कीमत है इसका, तो क्या हमारा भारत देश फिर से सोने की चिड़िया बन पाएगा क्या? ऐसा करके हम टेंटलम धातु के बारे में जानते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह TA होता है और परमाणु क्रमांक 73, एटॉमिक नंबर 73 होता है, ध्यान रखिएगा। तो टेंटलम धातु एक चमकदार धातु होगा, इस तरीके से रहेगा। ग्रे कलर का होता है, अत्यंत कठोर होता है, लेकिन अगर शुद्ध अवस्था में देखते हैं तो ये फ्लेक्सिबल हो जाता है, लचीला हो जाता है। क्लियर है? ये संक्षारण प्रतिरोधी होता है, कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। क्लियर हुआ? इस बातों को आप ध्यान रखना है। तो चलिए आगे हम देखते हैं
ठीक। इसके बाद है वानखेड़े स्टेडियम में एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है। वो प्रतिमा किसकी है? तो सचिन तेंदुलकर जी का अनावरण जो है वो खुद सचिन तेंदुलकर जी के हाथों में किया गया है। एक स्टैचू बनाया गया है, ठीक, एक प्रतिमा का आपका निर्माण किया गया है। यह प्रतिमा सचिन तेंदुलकर जी का है। तो आपको पूछ देगा किस स्टेडियम में बनाया गया है, तो याद रखिएगा वानखेड़े स्टेडियम में बनाया गया है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। 22 फीट की प्रतिमा होगी जिसका अनावरण जो है वो सचिन तेंदुलकर जी ने स्वयं किया है। क्लियर है? अब अगर हम काफी महत्वपूर्ण में अगर निधन में अगर हम देखेंगे तो ये काफी महत्वपूर्ण आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन, हम सभी जानते हैं कि ये भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। क्लियर है? ये प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक है। तो इनका निधन हो गया है, इसलिए ये पूछने के लिए काफी इंपॉर्टेंट तथ्य बन सकता है कि आपका भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, किसी पेपर में पूछा जा सकता है। तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद हम तथ्य देखें तो एक प्रोजेक्ट कुश है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो प्रोजेक्ट कुश है वो क्या चीज है? तो ये DRDO के द्वारा जो है, DRDO से संबंधित है, DRDO के द्वारा निर्मित की जा रही। अब ये क्या चीज है? तो ये एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे? तो वायु दुश्मनों के मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देंगे, वायु में ही नष्ट करने का काम करेंगे। और ये काफी इंपॉर्टेंट ये होगा कि जो इजराइल के आयरन डोम प्रणाली है या रूस के S-400 प्रणाली से भी ज्यादा सक्षम होगा दुश्मन को मार गिराने में। तो ध्यान रखिएगा, बेहतर प्रदर्शन करने का काम करेगा। किससे संबंधित है? तो DRDO से। प्रोजेक्ट कुश याद रखना है, जो आपका दुश्मनों को वायु में ही नष्ट करने का काम करेगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का आयोजन किया गया है। अभी क्या है इसको हम ध्यान से समझते हैं, किससे संबंधित है? तो 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक ये सप्ताह का आयोजन किया जाता है। ये लिखा गया है 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक 2023 में सतर्कता जागरूकता सप्ताह, जिसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। तो भ्रष्टाचार को ना कहें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें, ये इनका थीम हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें, ये इनका थीम है। सत्यनिष्ठा और नैतिकता के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। भ्रष्टाचार का विरोध करने के लिए कहा गया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा यह जागरूकता सप्ताह चलाया गया है। क्लियर है? आगे हम नेक्स्ट देखते हैं, और ये है वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन। जैसे हम लोग सुने थे वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में भी हम लोग सुने रहते हैं, वैसे ही वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन अभी सामने आया है। इसमें होगा क्या कि जो डॉक्टर से संबंधित जो जानकारी होंगी वो पूरी संबंधित जानकारी एक आईडी में उपलब्ध होंगी। तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन का प्रावधान करने जा रहे हैं। सभी डॉक्टर के समस्त जानकारी एक ही आईडी में उपलब्ध होंगे, इनका उद्देश्य है। आया बात समझ में? इसलिए वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन किससे संबंधित है? तो चिकित्सा आयोग से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। अब आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 जो है वो इंडोनेशिया में जकार्ता में आयोजन किया जा रहा है। 22 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर तक बाजरा महोत्सव के रूप में जकार्ता में मनाया जा रहा है। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो बाजरा तथा बाजरा आधारित उत्पादों की जागरूकता बढ़ाना। आया बात समझ में? क्लियर है? तो किस मंत्रालय के सहयोग से? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से ये महोत्सव जो है वो आयोजित हुई है। क्लियर है कि आसियान भारत बाजरा महोत्सव कहाँ किया गया पूछा जाए तो जकार्ता इंडोनेशिया, ध्यान रखिएगा। ये आपके लिए काफी तथ्य है। क्लियर है? तो अब आगे देखते हैं हमारा CTBT अनुसमर्थन रद्द। अभी CTBT है क्या? कौन सा देश अभी CTBT अनुसमर्थन रद्द करने का फैसला लिया है? तो वो देश है रशिया, रूस।
रूस ने हाल ही में कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट ब्रेन ट्रीटी को रद्द करने का फैसला लिया है, उनका समर्थन नहीं करेंगे, ये फैसला लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये किससे संबंधित है? तो ये व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि होता है, जिसमें हम अन्य देशों को ये कहते हैं कि कोई भी परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, मतलब परमाणु परीक्षण रोक लगाने के लिए सीटीबीटी संधि का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखिएगा, उद्देश्य सभी तरह के परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस संधि पर 1996 में हस्ताक्षर करने शुरुआत हुआ था। 187 देश लोग इसमें आपका हस्ताक्षर किए थे, लेकिन 178 देश लोग इसको अनुसमर्थन दिए थे। आया बात समझ में क्लियर है? ध्यान रखिएगा, भारत ने सीटीबीटी पर न तो हस्ताक्षर किए हैं, न ही इसका अनुसमर्थन किया है। भारत इस संधि को भेदभावपूर्ण मानता है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, परमाणु हथियार नियंत्रण से संबंधित अन्य संधियां परमाणु हथियार निषेध संधि है, परमाणु अप्रसार संधि है और आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि है 1963। आया बात समझ में क्लियर है? ये है सीटीबीटी अनुसमर्थन रद्द, हाल ही में कौन सा देश? तो रूस। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं, और ये है आपका दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, काफी महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा कि इनका शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो इनका शुभारंभ न्यू दिल्ली में हुआ है। तो ये लिखा गया है वर्ल्ड फूड इंडिया 2023। डेट याद रखिएगा, 3 से 5 नवंबर तक इसका है। शुभारंभ किसने किया? नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा इनकी शुरुआत की गई है। कहाँ? भारत मंडपम में, नई दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई है। दूसरा, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है पूछा जाएगा? तो न्यू दिल्ली, याद रखिएगा। इसके अलावा भारत में सड़क दुर्घटना 2022 का रिपोर्ट आया है। इस रिपोर्ट यह कहता है कि जो सर्वाधिक मृत्यु वो उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है, लेकिन सर्वाधिक सड़क दुर्घटना रिपोर्ट आए हैं। तो सर्वाधिक सड़क दुर्घटना पूछा जाएगा किस राज्य में? तो तमिलनाडु लगाएं। लेकिन सड़क दुर्घटना तो यहां हो रहा है, लेकिन मृत्यु अगर सर्वाधिक पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश आपको लगाना है। क्लियर? इस आपका ग्राफ देख पा रहे होंगे, सबसे पहले तमिलनाडु लिखा गया है। तो तमिलनाडु क्या है? सर्वाधिक सड़क दुर्घटना है, और सर्वाधिक मृत्यु सड़क दुर्घटना में तो उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा। तो इस प्रकार आज के हम लोग सीरीज में इतने कंटेंट को पढ़े हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इजी वे में सब याद हुआ होगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं, कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग अभी 3 चीजें लेकर के आए हैं। एक बूस्टर डोज जो है, इसमें हम लोग राज्य ग्रंथ अकादमी के जो ऑथेंटिक सोर्स होंगे, उसके जो कंटेंट होंगे, वो आपको पीडीएफ के रूप में आपको मोबाइल ऐप में, पटेल ट्यूटोरियल के मोबाइल ऐप में उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप बूस्टर डोज जो होंगे वो मंडे को प्राप्त होगा और सैटरडे को प्राप्त होगा। इसके साथ साथ में पॉइंट टू पॉइंट सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें ज्वलंत मुद्दे, जो करंट के कुछ मुद्दे होंगे, उसमें वॉइस के फॉर्म पे आपको प्राप्त होगा। ये मंगलवार और गुरुवार को आपको वीडियो के फॉर्म में मोबाइल ऐप पर ही उपलब्ध कराया जाएगा। क्लियर है? और सीएनए जो करंट न्यूज एनालिसिस है, वो वीक में 2 दिन अभी शुरुआत की गई है, एक वेडनेसडे और एक फ्राइडे। बुधवार को जो आज राष्ट्रीय के मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, और फ्राइडे को हम लोग छत्तीसगढ़ के संबंधित तथ्यों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार मंडे से लेकर के सैटरडे तक कुछ ना कुछ आपके लिए लेकर के आया है पटेल ट्यूटोरियल, लेकिन ये आपको मोबाइल ऐप पर ही उपलब्ध होंगे। इसलिए पटेल ट्यूटोरियल का मोबाइल ऐप आज ही डाउनलोड करें, क्योंकि ये पूर्णतः निःशुल्क है आप सभी के लिए। क्लियर है? धन्यवाद।